नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी को निचोड़ने वाले हैं। संपूर्ण एनसीईआरटी के टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ देख लिया, क्लास 6 पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आज तक सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। उसी के साथ जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे परीक्षा में, वो भी सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि एकमात्र ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी को खत्म किया गया है। पहला क्वेश्चन, पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ, तहसीलदार, ग्राम पंचायत का सरपंच या जिलाधीश? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तहसीलदार। तहसीलदार जो होता है ये लेखपाल अथवा पटवारी के कार्य की देखभाल करता है। यहाँ से एग्जाम में लेखपाल या पटवारी से क्वेश्चन एग्जाम में कई पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पटवारी अथवा लेखपाल होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है भूमि मापन का। किसका काम होता है? भूमि का मापन करना और भूमि से संबंधित जो आलेख हैं, है ना, लेखा जोखा है, उसको सुरक्षित रखना। और फसलों की जो जानकारी है, किसकी जानकारी? जो समय समय पर फसलें उगाई जाती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी जो जानकारी है वो सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पटवारी अथवा लेखपाल की होती है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर तहसीलदार हो जाएगा, जो कि कार्य की देखभाल करता है पटवारी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? हिंदू समुदाय का विवाह संबंधित विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा क्वेश्चन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझाता हूँ, यदि कोई पत्नी है ना, कोई पत्नी है, उसकी पति की मृत्यु हो जाती है, तब उसका जो जितना भी यहाँ पर हिस्सा होगा, संपत्ति होगी, उसके संपत्ति में उस पत्नी का हिस्सा होगा। पत्नी के जो पुत्र होंगे अथवा पुत्रियां होगी, उन यानी कि इन तीनों का, पत्नी, पुत्र या पुत्री, इन तीनों का हिस्सा यहाँ पर होने वाला है। अगर किसी के पति की डेथ यानी कि पत्नी के पति की डेथ होती है तो पत्नी का हिस्सा यहाँ पर उसको मिलेगा, उसके पुत्र को मिलेगा, उसकी पुत्री को मिलेगा। ये 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कहा गया है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? बुद्ध सागा, केसर सागा, सिद्ध सागा, निर्वाण सागा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केसर सागा। केसर सागा क्या है? केसर सागा एक ग्रंथ है। क्या है? एक ग्रंथ है। कहाँ का ग्रंथ है? तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। कहाँ का ग्रंथ है? ये तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। परंतु एक बात आप लोग यहाँ पर याद रखना, लद्दाख जो है ना, लद्दाख में यह ग्रंथ प्रचलित है। लद्दाख में यह ग्रंथ प्रचलित है, केसर सागा। लद्दाख के लोग कौन कौन से हैं? कौन कौन से लोग रहते हैं? मुसलमान रहते हैं और बौद्ध रहते हैं। ये दोनों लोग केसर सागा नामक ग्रंथ पर क्या करते हैं? लेख लिखते हैं, यानी कि नृत्य करते हैं। मतलब कि उसको एक प्रकार से वहाँ के त्योहार में इसको मतलब कि एक दर्जा दिया गया विशेष तौर पर। इस पर नाटक खेलते, क्या करते हैं? इस पर नाटक खेलते हैं। एनसीईआरटी पुस्तकों में बताया गया है, नाटक खेलते हैं केसर सागा ग्रंथ पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस में आए। गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में
ईसा मसीह का एक ऐसा शिष्य जिसका नाम क्या है, सेंट थॉमस, जो कि भारत में आया था। इसने ईसाई धर्म को फैलाया। कौन से धर्म को भारत में फैलाने का प्रयास किया है? इसने ईसाई धर्म को भारत में पहली बार लाने का श्रेय किसको जाता है? सेंट थॉमस को जाता है, जो कि केरल में आया था। कहाँ पर आया था? केरल में ये आया था। ठीक है, केरल जो है ये राज्य आपके मसालों के लिए प्रसिद्ध राज्य माना जाता है, जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग याद रखोगे, यहाँ पर सबसे पहले कौन से लोगों ने व्यापार किया था? यहूदी और अरबी। यहूदी और अरबी लोग सबसे पहले केरल में क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए यहूदी और अरबी लोग सबसे पहले केरल में ही आए थे। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को केरल के बारे में बता देता हूँ। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आए। सबसे पहले कौन आया? अरबी और यहूदी केरल में आया। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस या सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आया था। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, 2000 साल पहले भारत में ईसा मसीह का कौन सा दूत आया था? सेंट थॉमस आया था। ठीक है ना, जिसको ईसाई धर्म लाने का प्रयास, यानी कि उसी को श्रेय दिया जाता है सेंट थॉमस का। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ पर आया था, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी यहाँ पर, ऐसा उसने बताया। इब्न बतूता है ना। यहाँ पर दोस्तों और आगे एक चीज आप लोग याद रखोगे, वास्को डी गामा भी पानी के जहाज से यहाँ पर पहुंचा था 1498 में केरल के कालीकट तट पर। और केरल में जो लोग रहते हैं ना, केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं, कई जिला परिषद होते हैं, कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, कई ग्राम सभाएं होती हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या क्या होता है? कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जैसे कोई जिला है ना, उस जिले के अंतर्गत बहुत सारी क्या होंगी? ये बात मैं कर रहा हूँ पंचायती राज्य की। जो ग्रामीण क्षेत्र में ना आते हैं ना, उस जिले के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें आती हैं एक जनपद पंचायत के अंतर्गत। ठीक है ना, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। कैसी सरकार? गठबंधन। चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच सत्ता की साझेदारी। केंद्र और राज्य सरकार के बीच की सत्ता का साझेदारी। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की सत्ता की साझेदारी। राइट आंसर गठबंधन सरकार किसको बोलते हैं? आप लोग सभी जानते ही होंगे। पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक जो दल होते ना, एक दल दूसरे दल के साथ क्या कर लेता है? समझौता कर लेता है, साझेदारी कर लेता है, यानी कि गठबंधन कर लेता है, उसी को गठबंधन सरकार बोलते हैं। आप लोग वर्तमान की स्थिति से भी अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? किसका? राज्य सरकार का आपका बताना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, ये किसका कार्य होगा? ये होगा केंद्र सरकार का। किसका कार्य होगा? देश या विदेश की अगर मैं बात करूं, समझौतों की बात करूं, तो ये केंद्र सरकार के अंडर में आती है, ना कि राज्य सरकार के। आपसे राज्य सरकार पूछा है। 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करवा देना, ये किसका काम होगा? अगर आप लोग मतलब कि स्टेट बोर्ड यहाँ पर होगा तो वो राज्य सरकार यहाँ पर बंद करा सकती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच में गाड़ी चलाना,
नई दिल्ली और वास्को डी गामा ये आपके केरल में पड़ती है एक जगह जहाँ पर वास्को डी गामा आया था। तो अगर इन दोनों के बीच में गाड़ी चलानी है तो ना केंद्र सरकार यहाँ पर करेगी इसको, ना कि राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार सिर्फ अपने ही राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश है, क्या है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ही सड़कें यहाँ पर या गाड़ी को यहाँ पर चला सकता है राज्य, सिर्फ राज्य में ही, है ना। तो केंद्र सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन या गाड़ी यहाँ पर चला सकती है। 1,000 रुपए के नोट का नया डिजाइन लागू करेगी, क्या राज्य सरकार करेगी या केंद्र सरकार? सिंपल सी बात है, केंद्र सरकार करेगी। तो राज्य सरकार का काम यहाँ पर कौन सा हुआ? 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराना या उसको बंद कराना। क्वेश्चन नंबर 8, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। सबसे अधिक है, क्यों सबसे अधिक है? क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को के कारण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। जो दलित समाज की बेटियां हैं, आदिवासी समाज की बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके द्वारा स्कूल अधिक से अधिक छोड़े जाते हैं। क्यों छोड़े जाते हैं? उसका मुख्य कारण है उनको गरीबी और सामाजिक भेदभाव को झेलना पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जिन्होंने विविधता में एकता मुहावरा दिया था। ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पटवारी यानी कि लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ए और बी 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायित्व होता है। ए सही, बी गलत, दोनों सही, ए गलत, बी सही, दोनों गलत। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो पटवारी अथवा लेखपाल होता है ना, वो एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन, है ना, अपडेट, यानी कि उसका लेखा जोखा रखता है। ये तो बात सही है। पटवारी या लेखपाल अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी सरकार तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है। ये भी करेक्ट है। दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन। यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता ही दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत के कार्य के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उनको आपको यहाँ पर बताना है। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करता है। जनपद पंचायत ये जिला के स्तर पर होता है। जितनी भी जिला में योजनाएं होंगी ना विकास से संबंधित, वो सभी यहीं पर निर्धारित की जाती हैं। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करता है। ठीक है ना। यहाँ पर आपके राइट दोनों आंसर हो जाएंगे। दोनों यहाँ पर कैसे होंगे? दोनों यहाँ पर भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा से यहाँ पर पूछा गया है। आपको कथन ऐसा बताना है जो चुनौती देता हो रूढ़िबद्ध धारणा को। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, ये तो रूढ़िबद्ध धारणा है, ना कि चुनौती देता है। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं रोने वाली होती हैं, महिलाएं खाना पकाने वाली होती हैं, ये सभी की सभी रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, ये भी रूढ़िबद्ध धारणा है। चुनौती वाला कथन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, ये एक चुनौती वाला कथन यहाँ पर था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है। अगला कहता है, अनियमित मजदूरों को काम कब कब मिलता है? अनियमित, कोई नियमित नहीं है। मालिक को जब बहुत सारा काम मिल जाता है, खास मौसम में मिलता है, पूरे वर्ष काम मिलता है,
यहाँ पर आपको पहला होगा या दूसरा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दोनों आपके हो जाएंगे। अनियमित, कोई नियमित थोड़ी ना है, रेगुलर थोड़ी ना है ये अनियमित मजदूर। जब इनको कभी काम मिल जाए, जैसे कोई मालिक है या बॉस है, उसके पास बहुत सारा काम आ गया तो उसने अनियमित मजदूर को अपने पास बुला लिया। जब उसका काम खत्म हो गया तो उन मजदूरों को उन्होंने भगा दिया। तो ये होता है अनियमित। खास मौसम में ही इनको काम मिलता है ना, अनियमित। तो यहाँ पर आपके दोनों हो जाएंगे। जिनको पूरे वर्ष काम मिलता है वो तो आपके रेगुलर यानी कि नियमित हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन जो कहा गया है ना, ये महात्मा गांधी का कथन है, याद रखना, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी का कथन है कि जिसके पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है ना। यह विचार सहन नहीं कर सकता हूँ, ये महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन 16, साधारणतः लड़कियों के लिए लागू किया जाने वाला कथन क्या है? लड़कियां बहादुर होती हैं, लड़कियां रोती नहीं हैं, लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, लागू किया जाने वाला आपको साधारणतया कथन। लड़कियां बहादुर नहीं होती हैं ऐसा कहा जाता है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बातें। तो जो लड़कियां होती हैं बहादुर, ये तो यहाँ पर लड़कों की बात होनी चाहिए, लड़के बहादुर होते हैं ना कि लड़कियां बहादुर होती हैं। यही रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। लड़कियां रोती नहीं हैं, ये लड़कियों के बारे में यहाँ पर लागू नहीं होता है कथन। यहाँ पर होना चाहिए था लड़के रोते नहीं हैं। लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती हैं। ये क्या है? मृदु स्वभाव की होती हैं, पालन पोषण करने वाली होती हैं, फैशन परस्त होती हैं। तो ये क्या है? ये एक रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं ये लड़कियों के प्रति, है ना। वही आपको यहाँ पर लागू जो कथन हो जाए वही वाला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार कहलाता है, भेदभाव कहलाता है। अगर कोई भी व्यक्ति पूर्वाग्रह के आधार पर या रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर व्यवहार करता है तो वो विविधता कहलाता है, विविधता नहीं कहलाता है। विविधता आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या कहलाता है, भेदभाव कहलाता है। ये नकारात्मक होती हैं, क्या होती हैं? नकारात्मक आपकी होते हैं ये शब्द, तो ये भेदभाव को दर्शाते हैं। विविधता एक सकारात्मक शब्द कैसा है? सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव है, ये हमेशा अच्छी बातें करता है। भेदभाव हमेशा ये नकारात्मक है, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं की ही बात करता है। विविधता में लोगों की भाषाएं, धर्म, जाति अलग अलग हो सकते हैं, है ना, उनमें समानताएं और भिन्नताएं पाई जाती हैं, वही विविधता कहलाती है। भेदभाव पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर किया जाने वाला एक व्यवहार होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न, दलित का मतलब या अर्थ क्या है? दलित का मतलब होता है दबाया गया या कुचला गया। राइट आंसर यहाँ पर दोनों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है 19, खाली जगह, रिक्त स्थान है यहाँ पर, के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं? भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। तो लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोलते हैं, इसका कारण है धार्मिक समानता, भाषाई समानता, समान भोजन। ठीक है ना। बी सी डी किस ऑप्शन में है? बी सी डी। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा VCD वाला कथन। ठीक है ना, BCD वाला कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक सामीप्य यहाँ पर नहीं पाया जाता। तिब्बत का क्षेत्रफल कुछ अलग प्रकार का है और लद्दाख का क्षेत्रफल अलग प्रकार का है एरिया में, है ना। क्षेत्र उनका एक दूसरे का क्षेत्र अलग अलग है, भौगोलिक क्षेत्र, मतलब कि समानता नहीं पाई जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, ओणम एक विशेष प्रकार का आकर्षण क्या है? मछली पकड़ना, नाव प्रतियोगिता, चीना मिट्टी में खाना पकाना। राइट आंसर होगा नाव प्रतियोगिता है दक्षिण भारत की ओणम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तिब्बत में और लद्दाख में, है ना। तिब्बत और लद्दाख में कौन से समुदाय रहते हैं? बौद्ध रहते हैं और इस्लाम रहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर बौद्ध हो जाएगा और इस्लाम हो जाएंगे। बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्म यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, स्थायी कर्मचारी होने के क्या फायदे हैं? स्थायी, बुढ़ापे के लिए बचत हो जाती है, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा मिल जाती है, वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिल जाते हैं। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
जो नियमित यानी कि जो स्थायी कर्मचारी होता है उसको बुढ़ापे के लिए यानी कि अपने जो जो उनके जीवन का जो अंतिम पड़ाव रहता है ना, बुजुर्ग बुजुर्ग बन जाता है व्यक्ति, ठीक है ना, बुढ़ापे में, तो इतना धन कमा लेता है कि उसका बुढ़ापा अच्छे ढंग से कट जाए, ठीक है ना। स्थायी कर्मचारी ये भी फायदा होता है परिवार की जो चिकित्सा में जो खर्च होता है उसको भी यहाँ पर सुविधा मिल जाती है, क्योंकि वो स्थायी कर्मचारी होता है। उसको वार्षिक छुट्टी जैसे हॉलीडे की छुट्टी मिलती है, संडे की छुट्टी मिलती है, तो उसको गिनी चुनी ही छुट्टियाँ यहाँ पर मिलती हैं। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी ग्राम सभा, ठीक है ना, ग्राम सभा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में क्या है? प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में क्या है? अपने कानून होते हैं। पंचायतों के संबंध में अपने अपने कानून होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ग्राम सभा का जो सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, उसका चुनाव उसके सदस्य के द्वारा नहीं होता है बल्कि सरकार के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष नहीं होती बल्कि 5 वर्ष होती है ना, 5 वर्ष की होती है, ठीक है ना। इतना तो आपको यहाँ पर में पता होना चाहिए। राइट आंसर आपका यहाँ पर सेकेंड यानी कि बी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड कौन संभालता है? ग्राम पंचायत का जो रिकॉर्ड होता है ना, ये सचिव के संभालने का कार्य होता है, सचिव। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 26। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है? क्षेत्र, सीमा, निर्वाचन क्षेत्र या राज्य? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्र। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र, उस क्षेत्र को बोलते हैं। यहाँ पर आपका 27 नंबर का क्वेश्चन, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री? यहाँ पर आपको बताना है जो राज्य का जो राज्यपाल होता है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा आप लोग बताना एक चीज़, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी लोग, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे की जाती है? नियुक्त कौन करता है? यहाँ पर नियुक्त कौन करता है? शपथ, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि शपथ कौन दिलाता है, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति की? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कमेंट करना अति आवश्यक है आप सभी को, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहता है क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। मछलियां प्रवास कर जाती हैं, बाजार में मछलियों की मांग बहुत कम हो जाती है, मछलियों में बीमारी फैल जाती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मानसून। मानसून के दौरान जो टाइम होता है ना मछली का, वो होता है उनके प्रजनन का टाइम, ठीक है ना, अंडे देने का टाइम होता है उस दौरान मछलियों के। तो इसलिए लोग मछलियों को नहीं पकड़ते हैं क्योंकि उनके प्रजनन काल का जो टाइम होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में कॉल सेंटर का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? अमेरिका में, भारत में, नेपाल में, उपरोक्त सभी। विश्व में कॉल सेंटर का एक महत्वपूर्ण केंद्र अपने भारत में भी है ना, भारत में भी है तो सभी जगह पर, अमेरिका में भी है, भारत में भी है, लेकिन मुख्य तौर पर ये भारत से ही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपसे पूछा है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। कलपट्टू गांव कौन से राज्य में स्थित है? कलपट्टू, NCERT पुस्तक में बार बार उल्लेख किया गया है कलपट्टू गांव का, ठीक है ना। तो ये जो कलपट्टू गांव है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर में है? तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बराबर हिस्सा किसको मिलता है या किसको मिलेगा? यहाँ पर बेटों को, बेटियों को, उसकी पत्नी को। राइट आंसर यहाँ पर सभी आपके हो जाएंगे, उपरोक्त सभी को यहाँ पर मिलता है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 32। पटवारी के कार्य कौन कौन से हैं? गांव के लोगों की जमीनों का रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना। क्या पटवारी जो होता है ये किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों का रिकॉर्ड रखना, ठीक है ना, रिकॉर्ड रखना या सरकार तक इसकी जानकारी पहुंचाना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, सभी एक प्रकार से यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 33 नंबर का। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। स्टेटमेंट में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्यों? ये सचिव क्या है? आखिर ग्राम सचिव क्या होता है? ग्रामीण में एक सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा कराई जाती है, ना कि चुना जाता है। ठीक है ना। ग्राम सभा सब यहाँ पर है, सभा की बैठक बुलाना, ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो खर्च व निर्णय हो तो उनका रिकॉर्ड रखना, ये किसका काम होता है? ये एक ग्राम सचिव का काम होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपके सभी के सभी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 34 नंबर के क्वेश्चन की। अनियमित मजदूरों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? अनियमित, इनकी नौकरी स्थायी नहीं होती है, ये तो बात सही है। कोई शिकायत करने पर उन्हें निकाल दिया जाता है, कोई शिकायत करे तो इनको निकाल दिया जाता है, बिल्कुल। नौकरी की कोई सुरक्षा भी नहीं होती है, बिल्कुल। राइट आंसर यहाँ पर भी आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? स्वर्ण, दलित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निचली जाति के लोग प्रयोग करते हैं दलित शब्द को। महात्मा गांधी ने जिनको हरिजन बताया था। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 36 नंबर के क्वेश्चन की। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो ये कौन सा यहाँ पर आपका अनुच्छेद होगा? जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, यदि यहाँ पर भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में आता है। इस अधिनियम यानी कि इस अनुच्छेद का यहाँ पर उल्लंघन होगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 37। ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? सड़कें व नालियां बनाना, स्थानीय कर लगाना, गांव में सरकारी योजनाएं लागू करना, उपरोक्त सभी। चलिए आपको बताता हूँ। ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं, ग्राम यानी कि गांव के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़क व नालियों को बनाना भी होता है, स्थानीय कर को लगाना भी होता है, गांव में सरकारी योजनाओं को लागू करना भी होता है। तो यहाँ पर सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपको यहाँ पर सभी जानकारी भी पता होती चलेगी कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर सभी कार्य को या आपको यहाँ पर दे दिया आपकी सुविधा के लिए। क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, आप उस क्वेश्चन को फटाक से कर लो। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39। मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास तरह की नाव को कहते हैं कैटामरैन। क्या बोलते हैं? कैटामरैन के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। क्या कहते हैं? उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको क्लास 6 की जो हिस्ट्री है, क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट करा दी, क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी। यह वीडियो क्लास 6 पॉलिटी पर आधारित था, है ना। ये मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया, पॉलिटी वाली भी मैंने वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। तो क्लास 6 का निचोड़ मैंने कंप्लीट आपको करा दिया। ठीक है ना। इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पॉलिटी में नहीं बन सकता है।
क्योंकि जितना भी निचोड़ने को था सारा मैंने इस वीडियो में निचोड़ लिया। ठीक है ना। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।